नमस्कार दोस्तों, आर्या सक्सेस मंत्र में आपका स्वागत है। झारखंड की जनजातीय विद्रोह का यह पार्ट 2 है। इससे पहले पार्ट 1 में हम लोग ढाल विद्रोह, ज्वार विद्रोह और चेरो विद्रोह, ये तीनों हम लोग विद्रोह पढ़ चुके हैं। अब जो है हम लोग आगे पढ़ेंगे भोक्ता विद्रोह। ठीक, तो इस तरह से हम लोग पूरा जनजातीय विद्रोह पढ़ेंगे। तो हम लोग ये पार्ट 2 में अभी पहले हम लोग भोक्ता विद्रोह के बारे में जानते हैं, क्या था भोक्ता विद्रोह। तो भोक्ता विद्रोह बोला कि 1771 में चेरो विद्रोह के एक पूरा घटना यानी समकालीन घटना। इसी टाइम में चेरो विद्रोह भी चल रहा था, सेम समय में भोक्ता विद्रोह 1771 में। ठीक, पलामू का जो राजा था वो चित्रजीत राय का जो दीवान, पलामू के राजा चित्रजीत राय का जो दीवान था जयनाथ सिंह, ठीक ना, यह एक भोक्ता सरदार था। भोक्ता सरदार था जयनाथ सिंह। और उस समय राजा कौन था? पलामू का राजा चित्रजीत राय। ठीक, उसी का जो दीवान यानी प्रधानमंत्री कौन था? जयनाथ सिंह। जयनाथ सिंह कौन था? एक भोक्ता सरदार, याद रखना। अंग्रेज सीधे जयनाथ सिंह से ही बात करते थे। और जो इसमें थोड़ा ये क्या था कि जयनाथ सिंह थोड़ा तेज तरार था, ठीक ना, तो अंग्रेज क्या करता था? सीधे जयनाथ सिंह से बात करता था। 9 जनवरी 1771 ईस्वी में क्या होता है कि जयनाथ सिंह को पटना काउंसिल का एक पत्र उसके दूत गुलाम हुसैन खां के मार्फत मिला। मतलब कि उसको जयनाथ सिंह को ना पटना काउंसिल का एक पत्र मिलता है, किसके द्वारा? यानी उसका जो एक दूत था, यानी उस समय क्या होता था कि डाकिया तो सब होता नहीं था, तो उसमें दूत होता था, यानी किसी यानी बातचीत को एक दूसरे के बीच आदान प्रदान करने के लिए एक दूत रहता था। हुसैन खां यानी मिला, जिसमें कि अब देखो कि पटना जो पत्र में क्या लिखा था कि शांतिपूर्वक पलामू किला कंपनी के हवाले कर देने का आदेश दिया गया था। और पटना काउंसिल के द्वारा क्या किया गया था कि पलामू किला का जो है ना वो शांतिपूर्वक कंपनी के हवाले कर देने का आदेश दिया गया था, ठीक, अंग्रेजों द्वारा। यहीं से भोक्ता विद्रोह का आरंभ होता है। यह चेरो के साथ ही साथ मिलकर लड़ा गया था। और यह विद्रोह जो है ना चेरो लोगों के साथ मिलकर ही, भोक्ता लोग भी मिलकर ही यह विद्रोह लड़ा था। जयनाथ सिंह पलामू किला छोड़ने को तैयार था। देखो जयनाथ सिंह ध्यान ना कि तो जयनाथ सिंह जो भोक्ता सरदार था, ये तो ये बोल रहा है कि पलामू किला छोड़ने को तैयार था, लेकिन उसका कुछ शर्त था। चूंकि कंपनी पलामू का किला हथियाने में आमादा था, इसलिए अंग्रेजों ने जयनाथ सिंह का रखी गई शर्त को अनुचित कहकर उन्हें मानने से इनकार कर दिया। यानी ये शर्त रखा था, कुछ शर्त था इसका जयनाथ सिंह का, लेकिन वो शर्त क्या क्या अंग्रेजों ने मानने से इनकार कर दिया। और इसी में क्या हो गया? लड़ाई छिड़ गया। भोक्ता और चेरो के बीच क्या होने लगा? साथ मिलकर अंग्रेजों का मुकाबला करने लगा, लड़ाई करना स्टार्ट हो गया। किंतु भोक्ता सरदार जयनाथ सिंह पराजित होकर सरगुजा भाग गया। यानी और इसमें क्या हो गया कि लोग हार हो गया सर, तो जयनाथ सिंह पराजित होकर कहाँ भाग गया? सरगुजा। और अंग्रेजों ने गोपाल राय को पलामू का राजा बना दिया। और उस समय क्या किया? अंग्रेजों ने गोपाल राय को पलामू का राजा घोषित कर दिया। ठीक, उसके बाद हम लोग अगला पढ़ेंगे भोक्ता विद्रोह के बाद घटवाल विद्रोह, जो कि 1772-73 में हुआ था, घटवाल विद्रोह। तो पहाड़ियों के घाटों यानी रास्तों से महसूल वसूल करने वाले को ही घटवाल कहा जाता था। मतलब एक तरह से कर ये लोग वसूल करता था। पहाड़ियों के रास्ते जो जाने का जो रास्ता था, उसी के रास्ते में लोग घटवाल कहा जाता था। तो 1772 ईस्वी में क्या होता है कि अंग्रेजों के विरुद्ध हजारीबाग, खासकर रामगढ़ राज्य के घटवालों द्वारा किए गए विद्रोह को ही घटवाल विद्रोह कहा जाता है। तो अंग्रेज के विरुद्ध में हजारीबाग, खासकर रामगढ़ राज्य के जो घटवाल था ना, उसके द्वारा एक विद्रोह किया गया, उसी को घटवाल विद्रोह कहते हैं। यह विद्रोह जो था ना अपने राजा के प्रति किए गए अंग्रेजों के दुर्व्यवहार का ही विरोध था। राजा के प्रति किए गए अंग्रेजों के दुर्व्यवहार का ही विरोध था। रामगढ़ का जो उस समय नरेश था मुकुंद सिंह, ठीक ना, तो रामगढ़ का जो नरेश मुकुंद सिंह था, उसने क्या किया? राज्य पर जब उसके एक संबंधी तेज सिंह को अपना अधिकार जताया ना, तो अंग्रेजों ने तेज सिंह का समर्थन कर दिया। मुकुंद सिंह पर अंग्रेज कैप्टन जैकब कैमक ने दक्षिण की तरफ से और तेज सिंह ने उत्तर की तरफ से हमला बोला। देखो अंग्रेज ने किसका साथ दे दिया? तेज सिंह का। मुकुंद सिंह वहाँ का नरेश था, यानी रामगढ़ का। तो उसमें क्या कि दो तरफ से, यानी एक तरफ से हमला कर दिया मुकुंद सिंह पर। कौन? एक तरफ से तेज सिंह और एक तरफ से अंग्रेज कौन था? जैकब कैमक। तो जैसे हमला किया ना, बंदी बनाए जाने के डर से मुकुंद सिंह भाग खड़ा हुआ। ये सोचा कि हमको तो बंदी बना लेगा, इसलिए क्या वहाँ से भाग गया। चूँकि घटवाल मुकुंद सिंह के वफादार रैयत थे। घटवाल लोग जो था ना, मुकुंद सिंह का वफादार रैयत था। रैयत जो भूमि को धारण करता है, इसलिए उन्होंने विद्रोह कर दिया। अब घटवाल लोगों ने क्या किया? विद्रोह कर दिया। आंध्र गरबा घाटी के जो है ना घटवाल, लोरंगा और दोगुना घाटी के घटवाल से मिलकर कैप्टन जैकब का विरोध करने लगा। और इस विद्रोह में चंपा राज्य के रैयतों ने भी जो रामगढ़ नरेश था मुकुंद सिंह का साथ दिया था। और इस विद्रोह का खास बात यह रही कि इसमें किसी भी युद्ध जैसी स्थिति का सामना नहीं करना पड़ा था। घटवालों का संगठन देखकर युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो गई थी, किंतु अंग्रेजों द्वारा समझाने बुझाने से ही शांत हो गया था। ठीक, और घटवाल और रैयतों को जब यह लगा कि मुकुंद सिंह किसी भी कीमत पर पुनः राजा नहीं बन सकता है, तो वे भी उसका साथ छोड़कर अपने अपने काम धंधे में लग गया। घटवाल लोग को भी लगा कि मुकुंद सिंह का कोई भी हालत पर राजा बनेगा नहीं, तो ये लोग भी क्या किया? अपना काम धंधा में लगे घटवाल लोग।
और इसको मतलब वहीं छोड़ देता है। इस प्रकार यह विरोध बिना कोई विस्फोटक स्थिति उत्पन्न किए ही क्या होता है कि बाद में गढ़वालों ने भी कई रियायतें प्रदान की गई और यानी विद्रोह समाप्त हो जाता है, यानी कोई बिना कोई लड़ाई झगड़ा किए। और अंग्रेज ने भी क्या किया, गढ़वाल को बहुत सारा छूट भी दिया बहुत सारी चीज़ में। अब हम ये तो ये खत्म हो गया। उसके बाद अब यानी देखते हैं कि पहाड़िया विद्रोह यानी पहाड़िया विद्रोह ये जो हुई थी 1772 से 82 के बीच, ठीक, 1772 से 82 के बीच। इसमें क्या है देखते हैं। तो बोला कि अलग अलग कारणों से जो है ना लेकर भिन्न भिन्न समय में संथाल परगना के पहाड़िया आदिवासियों ने यह विद्रोह करता है, जिसको पहाड़िया विद्रोह कहता है। यानी अलग अलग कारण से अलग अलग समय में संथाल परगना में क्या होता है कि पहाड़िया आदिवासी द्वारा विद्रोह किया जाता है और इसी विद्रोह का क्या नाम रहता है, पहाड़िया विद्रोह। इस विद्रोह में बोला कि मुख्य जो विद्रोह है इसमें 1772 का विद्रोह, 1778 का, 1779 का और 1781-82 का, ये विद्रोह मुख्य है। इसी के बारे में हम लोग जानेंगे। तो पहला क्या है कि 1770 ईस्वी में ना भीषण अकाल पड़ता है, ठीक। और जब भीषण अकाल पड़ता है तो भीषण अकाल में पहाड़िया आदिवासियों को विद्रोही बना देता है और अकाल की वजह से ही पहाड़िया आदिवासी को क्या करता है, विद्रोही बना देता है। अकाल के समाप्त होने पर पहाड़िया आदिवासियों ने पहाड़ों से उतरकर मैदानी इलाकों में लूटपाट मचाना शुरू कर देता है, ठीक। यानी क्या करता है कि पहाड़िया लोग जो है ना पहाड़ों से उतर कर मैदानी क्षेत्र में जो इलाका जो रहता था वहाँ पे लूटपाट मचाना शुरू कर देता था। 1782 ईस्वी में पहाड़िया विद्रोह में सूर्य चंगरू सावरिया, पांचगे डोम्बा, करिया पुलहर आदि शहीद हो गया। ये लोग क्या हो गया, उसी में शहीद हो गया। पहाड़िया विद्रोहियों ने सनकारा के महाराजा सुमेर सिंह की हत्या कर देती है। पहाड़िया विद्रोहियों ने क्या करता है कि सनकारा नामक स्थान का जो एक महाराजा था सुमेर सिंह, उसकी हत्या कर देती है। ऑगस्टल क्लीवलैंड ने 1782 ईस्वी में अपनी नियुक्ति के 9 महीने के भीतर 47 पहाड़िया सरदारों को कंपनी की अधीनता स्वीकार करने में सफलता पाती है। ये क्या करता है कि क्लीवलैंड क्या करता है कि बहुत सारा पहाड़िया लोग को यानी हायर करता है। एक तरह से क्या करता है कि जैसे पहाड़िया लोग क्या होता है, तीर धनुष चलाने में बहुत माहिर होता है, धनुर्धर होता है, तो उन लोगों को क्या करता है अपने में मिला लेता है, शामिल करता है कुछ पैसा लोभ देकर इस तरह से। तो इस तरह से 47 पहाड़िया सरदार को अपनी कंपनी की तरफ अधीन कर लेता है 9 महीने के भीतर में, ठीक। और इनमें से 1300 लोगों को धनुर्धर के रूप में सरकारी सेवा लिया गया और 1300 लोग को यानी क्या करता था, लोग से सरकारी सेवा लेता था। उसमें उसको क्या देता था, 2 रुपया से 10 रुपये तक का वेतन दिया जाता था। तो उस समय 2 रुपया से 10 रुपया तक काफ़ी ज़्यादा माना जाता है। तो दुर्भाग्य से क्या था, क्लीवलैंड इस प्रयास को कंपनी की साजिश भेदभाव समझा गया और पहाड़िया लोगों ने जगन्नाथ देव के नेतृत्व में विद्रोह किया। तब कुछ समय बाद लोगों को लगने लगा कि हम लोग के साथ भेदभाव हो रहा है, कंपनी एक तरह साजिश कर रही है। तो पहाड़िया लोगों ने जगन्नाथ देव के नेतृत्व में यह विद्रोह कर दिया, पहाड़िया विद्रोह। और 1779 में पहाड़िया लोगों ने फिर विद्रोह किया था। 1781-82 में संथाल परगना के सुल्तानाबाद यानी महेशपुर राजा की रानी सर्वेश्वरी ने कंपनी शासन के विरुद्ध में विद्रोह किया था, ठीक। 1781-82 ये याद रखना, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है रानी सर्वेश्वरी ने कब पहाड़िया विद्रोह किया था। तो 1781-82 में कहाँ की रानी थी, महेशपुर की। तो जिसमें पहाड़िया सरदारों ने अंग्रेजों के विरुद्ध रानी का साथ दिया था, ठीक ना। पहाड़िया सरदार ने महारानी का साथ दिया था और यह विद्रोह जो है दामिन एक्को के विरुद्ध था। दुर्भाग्यवश क्या होता है कि रानी सर्वेश्वरी इसमें कोई सफलता नहीं मिलती है। अंग्रेजों ने सभी पहाड़िया की ज़मीन को दामिन एक्को में बदल दिया जाता है और जिससे उसे सरकारी संपत्ति घोषित करता है। मतलब पहाड़िया लोगों का जितना भी संपत्ति था, ज़मीन था, उसको हड़प के दामिन एक्को में शामिल कर देता है और सरकारी संपत्ति घोषित करता है। भागलपुर के जिलाधीश क्लीवलैंड के सुझाव पर ही सरकार ने रानी सर्वेश्वरी की जमींदारी भी छीन लेती है, ठीक। और अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिन रानी सर्वेश्वरी कहाँ बिताती है, भागलपुर जेल में बिताए थे और जहाँ 6 मई 1807 में उसकी मृत्यु भी हो जाती है। तो ये था हम लोग का पहाड़िया विद्रोह। अब हम लोग पढ़ेंगे तमार विद्रोह, जो कि 1782 से 1881 के द्वारा आता है। या किसके द्वारा लड़ा जाता है, तो मुंडा आदिवासी के द्वारा लड़ा जाता है, ठीक ना। मुंडा आदिवासी के द्वारा तमाड़ विद्रोह। तमाड़ कहाँ है, तो ये रांची में है। तमाड़ विधानसभा है रांची, ठीक ना, ये रांची में है। इसी के बारे में जानेंगे हम लोग। तो इसका नेतृत्व करता देखो कि अलग अलग चरण में ना अलग अलग इसका नेतृत्व करता था। 1782 वाला में था ठाकुर भोलानाथ सिंह, आज विष्णु मानकर मौजी सिंह, ये 1789 में इसका नेतृत्व करता था। और दुखन मानकी जो था 1807 में इसका नेतृत्व करता था तमाड़ विद्रोह का। तो अलग अलग समय में अलग अलग नेतृत्व करता थे। तो इसका किसके द्वारा लड़ा गया था, तो मुंडा आदिवासी द्वारा, ये सब याद रखना है। अब चलो हम लोग डिटेल से जानते हैं। तो छोटा नागपुर के तमाड़ में मुख्य केंद्र बनाकर मुंडा आदिवासियों ने 18वीं सदी के अंतिम चतुर्थांश, 18वीं सदी मतलब होता है 1700 से 1800 के बीच, इसी के समय बोला अंतिम चतुर्थांश मतलब 1775 से लेकर 1800 के बीच, इसी के बीच लड़ाई मतलब ज़्यादा से ज़्यादा केंद्रित रहता है। और ये इसी को क्या कहता है,
तमाड़ विद्रोह का नाम देता है। कंपनी का क्या था कि बाहरी लोगों को सह देने की नीति और नागवंशी शासकों के अत्याचार इस विद्रोह का मूल कारण था। यानी कंपनी इस समय क्या करता था, बाहरी लोगों को ज़्यादा ज़्यादा यहाँ पे स्थापित कर रहा था, लोगों को ज़्यादा पनाह दे रहा था, जगह दे रहा था रहने के लिए। वैसे इसी नीति का जो है ना विरोध कर रहा था। और दूसरा नागवंशी शासक का अत्याचार की वजह से ही ये लोग मुंडा आदिवासी लोग क्या करता था, इसका विरोध में, यानी मूल कारण ये था नागवंशी शासक का अत्याचार और बाहरी लोगों को पनाह देना कंपनी द्वारा। ठीक, यही दो कारण की वजह से मुंडा आदिवासियों ने इस विद्रोह किया था। इसी का नाम क्या पड़ गया था, तमाड़ विद्रोह। यहाँ तक समझ में आ गया। उसके बाद हम लोग आगे जानते हैं। तमाड़ में क्या होता है कि मुंडा आदिवासी कंपनी सरकार के अत्याचार से त्रस्त हो जाते थे। तमाड़ में क्या होता है कि मुंडा आदिवासी कंपनी सरकार के अत्याचार से त्रस्त था। कंपनी की नीतियों ने यहाँ बाहरी लोगों के आने और उनकी सुविधा संपन्न होने का मार्ग प्रशस्त किया। कंपनी का नीति जो क्या था कि यहाँ बाहरी लोगों का आना जाना होने रहता था। उससे क्या होता था कि लोगों का सुविधा जो था ना वो मार खाने लगा, यानी धीरे धीरे लोग का घटने लगा। ऐसी स्थिति में ही बोला कि दूसरी ओर क्या, और दूसरा क्या कारण था कि छोटा नागपुर का नागवंशी राजा जो था ना, उसका अत्याचार और शोषण के कारण घुटन महसूस होता था, लोग का शोषण करता था ज़्यादा मुंडा आदिवासी लोग का। तो 1782 में धीरे धीरे तमाड़ में रामगढ़, पंचेत और वीरभूम के विद्रोही भी इकट्ठा होने लगा। 1782 में क्या हुआ कि तमाड़ में ही रामगढ़ का, पंचेत का, वीरभूम का, यानी आसपास का विद्रोही लोग भी इकट्ठा होने लगा। और वे व्यापारियों को भी लूटने लगे थे। और इस तरह से व्यापारी लोग जो आता था बाहर से यहाँ पे व्यापार करने, तो उस सबको भी लूटना स्टार्ट कर दिया। इससे विद्रोह और भी बढ़ गया और इसी से क्या हो गया, विद्रोह ज़्यादा ज़्यादा भड़कना स्टार्ट हो गया। ठीक, 1783 में क्या होता है कि विद्रोहियों को कुछ जमींदारों का भी साथ मिल गया। अंततः मेजर जेम्स क्रॉफर्ड ने 1783 में तमाड़ में प्रविष्ट होकर विद्रोहियों को आत्मसमर्थन के लिए विवश किया और तमाड़ में अगले 5 वर्षों तक शांति बनी रही। जेम्स क्रॉफर्ड क्या हो गया कि यहाँ पे आ जाता है उस समय 1783 में और विद्रोहियों को आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर किया जाता है। और इससे क्या होता है कि 5 साल तक वहाँ शांति बनी रहती है। फिर देखो कि उसके बाद क्या होता है कि ये वाला तो यहीं भी शांत हो जाता है। 1782 वाला विद्रोह यानी 3 चरण में होता है ना ये। देखो 1782, उसका 1789, 1807। अब देखते हैं हम लोग 1789 वाला। 1789 में बोला कि तमाड़ में पुनः विद्रोह भड़क जाता है। इस बार नेतृत्व कौन करता है, विष्णु मानकी और मौजी मानकी, इसी के द्वारा नेतृत्व में 3000 मुंडाओं ने कर देने से इनकार कर दिया। जो कर लगाया था सरकार, कंपनी सरकार, उसके विरुद्ध क्या क्या लोगों ने कर देने से इनकार कर दिया। कैप्टन होगन ने विद्रोहियों को दबाने के लिए भेजा गया। कैप्टन होगन को भेजता है, क्या करता है, विद्रोही दबाने के लिए, लेकिन वह भी असफल रहा। इसके बाद लेफ्टिनेंट कूपर को भेजा गया और कूपर ने 1789 प्रारंभ में विद्रोहियों का दमन किया और तमाड़ जो है अगले 4 साल तक शांत रहता है। नवंबर 1794 में तमाड़ विद्रोह फिर से भड़क उठा जिससे दबाना अंग्रेजों के लिए मुश्किल हो गया। इस बार क्या हो गया, अंग्रेजों को दबाना भी मुश्किल होने लगा। 1796 ईस्वी में राहे के राजा नरेंद्र शाही ने अंग्रेजों का साथ दिया। इस बार कौन साथ देता है, राहे का जो राजा था ये नरेंद्र शाही, ये साथ देता अंग्रेज का। जब राजा और उसके सैनिक सोनू हाथू गए तो उन पर गांव वालों ने भी आक्रमण कर दिया। सोनू हाथू का जो गांव था वहाँ पे भी गांव वालों ने आक्रमण कर दिया। इस पे किस पे, नरेंद्र शाही राजा जो था राहे का, और दूसरा अंग्रेज कैप्टन, ठीक ना। तो उसके बाद यानी कैप्टन बी बैन को जब पता चला कि आदिवासी नरेंद्र शाही का विरोध कर रहे हैं तो उसे हटा दिया। मतलब कि जब लगा कि नरेंद्र शाही का विरोध कर रहा है तो उसको वहाँ से हटा दिया, जाने को कह दिया, बोला कि तुम यहाँ से जा सकते हो क्योंकि तुम उसकी वजह से विरोध हो रहा था। 1796 में इस विद्रोह का व्यापक रूप ले लिया और तमाड़, सिल्ली, सोनूहातू और राहे के सभी आदिवासी और जमींदार इसमें कूद पड़े थे। तमाड़ के ठाकुर भोलानाथ सिंह, सिल्ली के ठाकुर विश्वनाथ सिंह, विशुनपुर के ठाकुर हीरानाथ सिंह, बुंडू के ठाकुर शिवनाथ सिंह, आदिवासी नेता रामशाही मुंडा और उसका भतीजा ठाकुर दास मुंडा आदि विद्रोही प्रमुख नेता थे इस समय। ठीक, राहे की नरेंद्र शाही के रिश्तेदार को मार डाला गया, लेकिन स्वयं नरेंद्र शाही भागने में सफल रहा। नरेंद्र शाही को भागने में सफल रहा, वहाँ से भाग गया। अप्रैल 1798 में कैप्टन लिम्बंड तमाड़ के प्रमुख विद्रोही नेताओं को पकड़ने में भी सफल हो गया और विद्रोहियों को सबसे शक्तिशाली भोलानाथ सिंह को कैप्टन बैन ने गिरफ्तार कर लिया था। और नेताओं की गिरफ्तारी के बाद ही तो तमाड़ विद्रोह स्वतः ही बिखर गया। ठीक ना। अब फिर से 1807 में फिर विद्रोह भड़कता है। इस बार कौन करता है, दुखन शाही मुंडा। तो 5000 मुंडाओं ने दुखन शाही मुंडा के नेतृत्व में फिर से विद्रोह कर दिया और इस विद्रोह को विकराल रूप ले लिया था। लेकिन मार्च 1808 ईस्वी में दुखन शाही मुंडा को अंग्रेज ने बंदी बना लिया था। उस समय क्या क्या 1808 ईस्वी में दुखन शाही मुंडा सिंह को अंग्रेज बंदी बना लिया और विद्रोह पड़ गया था, यानी विद्रोह धीरे धीरे मंद पड़ गया। मंद मतलब शांत पड़ गया। और इस विद्रोह का दमन तो कैप्टन रफसीज ने किया था। याद रखना है कि 1807 वाला कैप्टन रफसीज सिंह ने इसका दमन किया था। ठीक, इसका शॉर्ट नोट्स कैसे बनेंगे फिर बताएंगे हम। फिर 1810 ईस्वी में फिर यह विद्रोह बढ़ जाता है। ठीक,
अलग अलग समय भड़कता है फिर से। तो विद्रोह का प्रमुख केंद्र नवागढ़ था, जहाँ के जागीरदार बख्त शाह ने बगावत का झंडा बुलंद किया। नरेंद्र छोटा नागपुर खास के नागवंशी शासक गोविंद नाथ शाह की शिकायत पर कंपनी सरकार ने लेफ्टिनेंट एच ओडोनेल को विद्रोह दमन के लिए भेजता है, ठीक ना। एच ओडोनेल ने 28 मार्च 1812 ईस्वी में क्या करता है कि नवागढ़ पर हमला कर देता है, ठीक ना। किंतु बख्त शाह सरगुजा भागने सफल रहता है और बख्त शाह के पलायन के बाद ही विद्रोह क्या हो जाता है, शांत हो जाता है। विद्रोह क्या होता है कि शांत हो जाता है। अगस्त 1819 ईस्वी में तमाड़ के में विद्रोह की चिंगारी फिर भड़क उठती है। 1819 में सोचो, देखो फिर भड़क रहा है। इस विद्रोह का प्रमुख नेता का नाम था दौलत राय मुंडा, शंकर मानकी, भवरा मुंडा, टेपा मानकी, झुलकारी मुंडा, रतुन मानकी। ये सब पूरा याद नहीं रखना है, लेकिन जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो तो याद रखना होगा। ये पूरा याद रखने की कोई जरूरत नहीं। मुचू राय मुंडा, गाजी राय मुंडा, मंगल राय मुंडा, चंदन सिंह, गुनसा सरदार, शिवनाथ मुंडा, रुदन मुंडा, कोटा मुंडा आदि। यानी तमाड़ के भयभीत राजा गोविंद शाही ने क्या करता है, ई रफसेज को से तत्काल सहायता की मांग करता है। ई रफसेज ने ए जे कोलविन के साथ मिलकर विद्रोह का दमन करता है। और प्रमुख नेता को जो है ना 18 जनवरी 1820 तक में गिरफ्तार पकड़े जा चुके थे। सिर्फ 2 विद्रोही नेता रुदन मुंडा और कुंटा मुंडा अभी भी बचे हुए थे। वो भी क्या होता है 1821 में पकड़ा जाता है और जुलाई 1820 में रुदन मुंडा और 1821 में कुंटा मुंडा पकड़ा गया। इसके साथ ही क्या होता है कि तमाड़ विद्रोह का अंत हो जाता है। तमाड़ विद्रोह क्या होता है कि समाप्त हो जाता है, ठीक। अब हम लोग पढ़ेंगे तिलका आंदोलन, जो कि 1784-85 में होता है। याद रखना 1784-85 में होता है। किसके द्वारा होता है? पहाड़िया जनजाति द्वारा। पहाड़िया जनजाति द्वारा। तो बोला कि 1782 ईस्वी में तिलका मांझी ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन कर दिया, जिससे क्या होता है कि तिलका आंदोलन, इसी का क्या नाम पड़ गया? तिलका आंदोलन। यह आंदोलन अपनी जमीन पर अधिकार के लिए पहाड़िया और पहाड़ियों को अधिक सुविधा देकर फूट डालने वाली नीति का विरोध में तथा क्लीवलैंड के दमन के विरोध में था, ठीक ना। क्लीवलैंड के दमन के विरोध में ये विद्रोह क्या था? पहाड़िया द्वारा अपने ज़मीन की रक्षा के लिए और यानी जो फूट डालने का जो नीति था क्लीवलैंड का, उसके दमन के लिए विरोध किया था। 18वीं सदी के अंतिम वर्षों में राजमहल क्षेत्र में संथालों का प्रवेश हुआ। राजमहल क्षेत्र में क्या हुआ? संथाल का प्रवेश हुआ। संथाल आदिवासियों के राजमहल में प्रवेश का पहाड़िया समुदाय ने विरोध किया और पहाड़िया समुदाय ने इसका क्या किया? विरोध करने लगा। कुछ मुठभेद के बाद भी संथाल इस क्षेत्र में बस गया और संथाल पहाड़ों पर रहते थे। और जब ईस्ट इंडिया कंपनी, संथाल क्या करता था? पहाड़ में रहता था। और जब ईस्ट इंडिया कंपनी के नाव उधर गंगा से होकर गुजरती थी, राजमहल होते हुए उधर उस सब एरिया में तो होकर गुजरती थी ना, तब वे पहाड़ों से उतरकर उन्हें लूटते थे और डाक ले जाने वालों की हत्या कर देते थे। वे गुरिल्ला युद्ध यानी छापामार युद्ध करने में पूरा सफल यानी बड़े सकुशल थे। 1778 ईस्वी में अगस्टस क्लीवलैंड को क्या करता है कि राजमहल क्षेत्र का पुलिस अध्यक्ष नियुक्त करता है। उसका 1778 में क्या होता है कि अगस्टस क्लीवलैंड को राजमहल क्षेत्र का पुलिस अध्यक्ष नियुक्त करता है। उसने फूट डालने की नीति अपनाई और नियुक्ति के यानी 9 महीने के भीतर में ही 47 पहाड़िया सरदार को अपने समर्थन में लिया और जौराह नामक व्यक्ति जो था ना, इसको प्रमुख बना दिया, सरदार का प्रमुख। पहाड़िया सरदारों को कुछ सुविधाएं दी जाने लगी और अंग्रेज उनसे कोई कर नहीं लेते थे। इससे कि में क्या होने लगा, 47 सरदार जो था उन लोग से कोई कर नहीं लेता था, बहुत सारा सुविधा देने लगा। इस बात का विरोध संथाल समुदाय के एक वीर सरदार तिलका मांझी ने किया। इसका विरोध कौन किया? तिलका यानी जो था तिलका मांझी, उसने, जो कि संथाल समुदाय का वहाँ संथाल समुदाय का एक वीर था। उनका कहना था कि नीति एक समान होनी चाहिए और तिलका मांझी कहना था कि सबके लिए नीति बनाओ ना, पहाड़िया के लिए और यानी संथाल के दोनों के लिए एक समान नीति बनाओ। तिलका ने अंग्रेजों के समर्थन में पहाड़िया जाति के सरदार जौराह का भी विरोध किया और इसमें क्या किया? इसका विरोध करने लगा तिलका मांझी ने, अंग्रेज के समर्थक पहाड़िया जाति के सरदार जौराह का। तिलका मांझी का जो नाम था जवरा पहाड़िया था। जवरा पहाड़िया, ये इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना इसको। तिलका ने भागलपुर के पास वनचरी जोर नामक स्थान से अंग्रेज का विरोध प्रारंभ किया था। रॉबिन हुड की भांति ही जब तब शाही खजानों को, गोदामों को लूटकर गरीबों में बांट देते थे। और तिलका मांझी क्या करता था कि राजशाही का खजाना को लूटता था और गरीबों में बांटता था। उसने साल के पत्ता के माध्यम से घर घर संदेश भेजता था और साल पत्ता के माध्यम से, याद रखना, सखुआ यानी साल, उसी के द्वारा संदेश भेजता था घर घर। तो कभी एग्जाम में पूछा जाएगा कि जो तिलका मांझी का जो आंदोलन हुआ था, तिलका आंदोलन, तो उसमें यानी किसके द्वारा संदेश पहुंचाया जाता था? तो साल पत्ता के द्वारा, याद रखना है। 1784 ईस्वी के आरंभ में क्या होता है कि अपने अनुयायियों के सहयोग से तिलका ने भागलपुर पर आक्रमण किया था, ठीक ना। भागलपुर जो कि अब बिहार में है। 13 जनवरी के दिन वह ताड़ के एक पेड़ पर छुपकर बैठा था।
उसी रास्ते से होकर घोड़ा पर चढ़कर गुजरते हुए क्लीवलैंड को उसने तीर मारकर हत्या कर दी थी। क्लीवलैंड उधर से गुजर रहा था तो वहीं से उसने क्या किया, तीर मारकर क्लीवलैंड का हत्या कर दिया था। इससे अंग्रेजी सेना में दहशत फैल गया। अब अंग्रेज सेना की मदद के लिए आयरकुट को भेजा गया। ठीक ना, आयरकुट को भेजता है। आयरकुट ने पहाड़िया सरदार जौराह के साथ मिलकर तिलका मांझी के अनुयायियों को पर हमला बोल देता है। ठीक, हमला बोल देता है तो तिलका मांझी के अनुयायी हताहत हो जाता है। इस तरह अचानक ये नहीं करता कि हमला बोलने हताहत हो जाता है उसका जो अनुयायी था, लेकिन तिलका मांझी बचकर भाग गया निकला और सुल्तानगंज की पहाड़ियों में जा छिपा। लेकिन 1785 में तिलका मांझी को धोखे से पकड़ लिया गया और उसे रस्सी में बांधकर 4 घोड़ों द्वारा घसीटते हुए भागलपुर, सोचो कि सुल्तानगंज की पहाड़ी से उसको कहाँ लिया गया, भागलपुर घसीटते हुए। ठीक ना, जहाँ उसे वो तो लगभग मर ही गया था, लेकिन उसको क्या किया था, उस हालत में भी घसीटते हुए ले गया और वहाँ भागलपुर में क्या किया, बरगद के पेड़ पर लटका कर फांसी दे दिया। और वह स्थान आज भी क्या कहलाता है, बाबा तिलका मांझी चौक के नाम से जाना जाता है। ठीक, तो ये था पार्ट 2 में हम लोग इतना सब पढ़े। फिर पार्ट 3 में हम लोग आगे चेरो विद्रोह के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए हम लोग जो है ना यहीं पे वीडियो समाप्त करते हैं, क्योंकि अगर ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। उस समय क्या होता है कि ज़्यादा टाइम लग जाएगा देखने के लिए वीडियो, क्योंकि अगर आप एक ही बार में सारा वीडियो एक ही बार देख लोगे सारा विद्रोह, तो क्या होगा, उसमें हौच पहुँच जाएगा, यानी समझने में आएगा ना कि किसका किस में याद रह जाएगा, वो समझ में नहीं आएगा। ठीक, इसलिए हम लोग तोड़ तोड़ के इसको पढ़ा रहे हैं। तो हम इसका शॉर्ट नोट्स बनाना बहुत जरूरी है। जो इंपॉर्टेंट सारा पॉइंट है वो हाईलाइटेड किया हुआ है, उसको सिर्फ आपको याद रखना है, उसी को सिर्फ की पॉइंट्स के तौर पे लिखना है। ठीक, तो हम लोग फिर से नए वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए आर्या सक्सेस मंत्र का हर एक वीडियो को। धन्यवाद, जय हिंद।